4 जुलाई 1969 रात के 12:10 कैलिफोर्निया की एक सुनसान सड़क पर खड़ी हुई कार में बैठे हुए दो लोगों को शायद ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ गोलियों की आवाज़ और फिर एक ऐसा सन्नाटा जिसने पूरे अमेरिका में डर का माहौल बना दिया। लेकिन असली खौफ उन हत्याओं में नहीं था। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब हत्यारा खुद पुलिस और अखबारों को चिट्ठियां भेजने लगा। उसने लिखा, हाँ, ये हत्या मैंने की है। उसने अपनी पहचान तो नहीं बताई बल्कि दुनिया को अपना नाम दिया, जोडियक। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसने लोगों की हत्या क्यों की। सवाल यह भी है कि उसे पुलिस की हर चाल से पहले पता कैसे चल जाता था। उसने पुलिस को कोड वाले मैसेज क्यों भेजे? क्या वह किसी जांच एजेंसी से जुड़ा हुआ था या कोई सिर्फ एक चालाक अपराधी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोडियक किलर हमेशा के लिए गायब हो गया या वो किसी एक सुनसान चेहरे के साथ दुनिया के रहस्यों में बना हुआ है? तो आज की इस वीडियो में हम जोडियक किलर के हर अटैक, हर सबूत और हर केसेज के रहस्यों को खोलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 1960 के दशक का आखिरी दौर था। अमेरिका बदल रहा था। नई पीढ़ी पुरानी परंपरा को छोड़कर आगे बढ़ रही थी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। संगीत, आज़ादी और नई नई परंपराओं को अपना रही थी। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा था कैलिफोर्निया। दिन के समय यहाँ की सड़कें बिल्कुल जिंदगियों से भरी रहती। स्कूलों के कैंपस हमेशा लड़कों से भरे हुए रहते और समुद्र की आवाज़ें सुनाई देती थीं। लेकिन जैसे ही शाम होती, शहरों का चकाचौंध, शांत पहाड़ियाँ और सुनसान सड़कें एक अलग ही मोड़ ले लेती। यही वो जगह थी जिसे लोग लवर्स लैंड कहते थे। ये ऐसी सुनसान जगह थी जहाँ पर युवा लोग आकर अपने घंटों बिताते, संगीत सुनते और अपने भविष्य के सपने देखते। उनके लिए ये जगह सिर्फ एक शांति का पल बिताने के लिए ही थी। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि कुछ ही दिनों के बाद ये जगह अमेरिका में डर का माहौल बना देगी। उस समय लोगों को ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि यहाँ पर एक ऐसा अपराधी सामने आएगा जो लोगों की जान तो लेगा ही, बल्कि हर हत्या के बाद वह पुलिस और अखबारों को चिट्ठियां भेजकर चुनौती देगा, जो दुनिया के सामने अपना नाम छिपाकर एक नया नाम छोड़ेगा, जोडियक। लेकिन ये कहानी एक चिट्ठी से ही शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी 20 जुलाई 1968 रात के करीब 11 बजे। किसी को भी ये पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में कैलिफोर्निया का एक सन्नाटा हमेशा के लिए टूटने वाला है। 17 वर्षीय डेविड फैराडे और 16 वर्षीय बेट्टी लाव जेनसन अपनी पहली डेट पर निकले हुए थे। दोनों अपनी कार लेकर लाइक हार्बर रोड पहुंचे, एक ऐसी सुनसान जगह जहां पर उस समय अक्सर युवा जोड़े कुछ शांत पल बिताने के लिए आया करते थे। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ गहरे अंधेरे थे और इस सड़क पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा था। लेकिन करीब 1 घंटे बाद उसी सड़क पर एक दूसरी कार आकर रुकी। आज तक कोई नहीं जानता था कि उस गाड़ी में कौन बैठा था, उसने क्या किया या उसने कुछ कहा भी या नहीं। लेकिन अगले कुछ सेकंड में रात का ये सन्नाटा गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो डेविड फैराडे अपनी कार के पास मृत पड़ा था और बेटी लाव जेनसन कार से कुछ दूरी पर जमीन पर गिरी मिली। पहली नज़र में ये केस बिल्कुल सामान्य लगा। न कोई लूट थी, न कोई दुश्मनी का सुराग और न ही पुलिस को कोई ऐसी चीज मिली जो हत्यारों तक पहुंचा सके। पुलिस को लगा कि शायद ये एक अकेली हत्या थी, एक ऐसा अपराध जो कुछ दिनों के बाद फाइलों के ढेर में दब जाएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हत्यारा अभी रुका नहीं था। लेकिन करीब 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 पूरा अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। हर तरफ आतिशबाजी थी, जश्न का माहौल था और लोगों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था
कि इसी रात कैलिफोर्निया में एक वारदात होने वाली है। रात के करीब 11 बजे 22 वर्षीय डार्लिन फेरिन और 19 वर्षीय माइकल अपनी कार लेकर ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क पहुंचे। ये भी वो जगह थी जिसे लोग लवर्स लैंड कहते थे। दोनों अपनी कार में बैठे हुए थे और तभी एक कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। वह बिना कुछ किए वापस मुड़ गई। माइकल और डार्लिन ने यह सोचा कि शायद कोई रास्ता पूछने वाला होगा या कोई गलती से आ गया होगा, लेकिन करीब 10 मिनट बाद वह गाड़ी दोबारा आई और उनके पीछे ही उसने रोक दी। कार से एक आदमी उतरा। माइकल को पहले लगा कि शायद ये कोई पुलिस अधिकारी होगा, क्योंकि उसके पास एक तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर मारी और बिना किसी चेतावनी ने उसने गोलियां चलाकर शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में कई गोलियां दोनों को लगीं और वो गाड़ी वापस दोबारा मुड़ गई। तभी उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी और वह वापस आ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई जिंदा बचे। इसके बाद वह हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन इस बार उससे एक बड़ी गलती हो चुकी थी। माइकल अभी जिंदा था। वह इस मिस्टीरियस किलर का एक जीवित गवाह बनने वाला था। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात, हमले के करीब 1 घंटे बाद स्थानीय पुलिस को एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक बिल्कुल शांत आवाज़ में व्यक्ति था। मैं ब्लू रॉक स्प्रिंग में हुई गोलीबारी की जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने ही उन दोनों को गोली मारी है और पिछले साल लैक हल्वर रोड पर हुई हत्या भी मैंने ही की थी। बस इतना कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। यहीं पर पहली बार पुलिस को ये एहसास हुआ कि वे जिस साधारण हत्यारों को ढूंढ रहे हैं वो कोई साधारण हत्यारा नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है जो अपने अपराधों को छिपाना नहीं चाहता है, बल्कि पूरी दुनिया को बताना चाहता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्तों के बाद 31 जुलाई 1969 उत्तरी कैलिफोर्निया के 3 बड़े अखबारों के दफ्तरों में एक जैसी चिट्ठियाँ मिली। पहली बेलेजो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और तीसरी सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। इन तीनों में सिर्फ एक खत ही नहीं था, बल्कि इनमें एक कोडेड मैसेज भी था। कुल मिलाकर के 400 सिंबल्स का एक कोडेड मैसेज। हर अखबार को उस कोडेड मैसेज का एक ही हिस्सा भेजा गया था। मतलब हर अखबार को अलग अलग कोडेड मैसेज भेजे गए थे। जैसा कि हत्यारा चाहता था कि इन तीनों को मिलाकर एक ही हल निकले। लेकिन सबसे डराने वाली बात उस चिट्ठी में लिखे हुए संदेश थे। उसने लिखा कि अगर उसके इस मैसेज को अखबारों के फ्रंट पेज पर नहीं लिखा गया तो वह अगले सप्ताह के अंत तक लोगों की हत्याएं करेगा। अब ये सिर्फ पुलिस का ही केस नहीं रह गया था, बल्कि समाज के सामने उसने एक चुनौती खड़ी कर दी। अखबारों के संपादकों के पास ये एक चुनौती थी। अगर वे इसकी बात को पूरा करते हैं तो वे हत्यारों की चुनौती को पूरा कर रहे हैं। अगर वो उसकी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो निर्दोष लोगों की हत्याएं होंगी। आखिरकार चिट्ठियों और कोडेड मैसेज को सार्वजनिक कर दिया गया। पूरी अमेरिका के लोग, क्रिप्टोग्राफर, गणतज्ञ और आम नागरिक सभी उस रहस्यमयी कोड को पढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन हत्यारे का ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही कुछ दिनों के बाद एक चिट्ठी और पहुंची। इस बार उसने दुनिया को अपना नाम दिया, एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया के सबसे रहस्यों में से एक बना हुआ है, जोडियक किलर। बस यहीं से दुनिया ने पहली बार ये नाम सुना था, जो आज भी दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि क्या उन 408 सिंबल्स में उसकी पहचान छिपी हुई है, या फिर ये उसके द्वारा खेला गया पुलिस और दुनिया के सामने एक खतरनाक खेल था। उस सवाल का जवाब ढूंढने में अभी थोड़ा वक्त था। अब ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक दिमाग की लड़ाई भी थी। एक तरफ पुलिस और एक तरफ एक ऐसा अपराध जो हर नई चिट्ठी के साथ एक दुनिया को नई पहेली दे रहा था। 408 सिंबल्स का
कोडेड मैसेज वह जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सुलझाई जाने वाली थी जिसका पुलिस से कोई भी नाता नहीं था। जोडियक की चिट्ठियां छपने के बाद पूरी अमेरिका में यही बात फैल रही थी कि इन 408 सिंबल्स का मतलब क्या है। पुलिस और कोड एक्सपर्ट लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई दिनों तक इस मिस्टीरियस कोड मैसेज को नहीं पढ़ा जा सका। फिर एक हैरान करने वाली बात सामने आई। ये कोड किसी बड़ी एजेंसी ने नहीं बल्कि डोनाल्ड हार्डन और उनकी पत्नी बेटी हार्डन ने सुलझाया। दोनों ने घंटों के मेहनत के बाद इस कोड मैसेज का मतलब समझा, लेकिन जब मैसेज सामने आया तो उसमें जोडियक का नाम बिल्कुल भी नहीं था। उसने सिर्फ इसमें अपनी डरावनी सोच लिखी थी। उसका दावा था कि उसे लोगों की हत्या करने में आनंद आता है और वह जब मरकर ऊपर जाएगा तो ये सभी उसके शिकार उसके स्लेव्स बनेंगे। पुलिस को ये उम्मीद थी कि इस कोड मैसेज के बाद वे उस हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। 408 सिंबल्स की पहेली को सुलझने के बाद भी पुलिस उस हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी और ऐसा लगने लगा कि शायद हमने रुक चुके हैं। लेकिन 27 सितंबर 1969 जोडियक किलर ने एक और नया वार किया। इस बार ये जगह थी लेक बैरियसा। दोपहर के बाद हार्टनेल और सेसेलिया झील के किनारे बैठे थे। तभी एक अजनबी उनकी तरफ बढ़ा। उसने काले रंग का हुड पहन रखा था और उसकी छाती पर बना हुआ क्रॉस सर्किल सिंबल बाद में जोडियक की पहचान हो गया। उसने सबसे पहले उन दोनों को बांधा और उसके बाद दोनों पर चाकू से हमले किए। वह उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा और वहां पर क्रॉस सर्कल बनाकर डेट लिख गया। यहीं से पुलिस को ये यकीन हो गया कि यही वो व्यक्ति था जो पिछले हमलों में शामिल था। लेकिन इस बार जोडियक से एक भूल हो गई। हार्टनेल जिंदा बच गया। हार्टनेल की गवाही ने उस किलर के बारे में बताया, उसकी आवाज़ को बताया और उसकी कुछ पहचान बताई। लेकिन फिर भी जोडियक पुलिस की पहुंच से बाहर था और अब उसका हमला एक सुनसान जगह पर नहीं था बल्कि शहर के बीचों बीच होने वाला था। इसके बाद जोडियक ने 11 सितंबर 1969 को अपना एक साहसिक हमला किया। इस बार उसने सुनसान जगह नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को की एक व्यस्त सड़क को चुना। एक टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद वह शांति से वहां से निकल गया। पुलिस कुछ ही दूरी पर थी लेकिन वह पुलिस की पहुंच से बाहर हो गया। 4 हमलों के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया था कि वो एक ही सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि जोडियक किलर हर हमले के बाद एक नई चाल चलता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत बंदूक या चाकू नहीं थे बल्कि उसके द्वारा भेजे गए मैसेज और कोड वर्ड थे। वह बार बार अखबारों को चिट्ठियां भेजता और हत्याओं की जिम्मेदारी लेता था। पुलिस का मजाक बनाता था और नए नए कोड वर्ड के साथ उनको चुनौती देता था। उसने एक चिट्ठी में एक स्कूल बस पर हमला करने की चुनौती दी जिससे पूरी कैलिफोर्निया में एक डर का माहौल बन गया। उधर पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा ली। हजारों लोगों से बातचीत हुई, हैंड राइटिंग की तुलना हुई, फिंगरप्रिंट्स और दूसरे सबूतों की जांच हुई, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। कोई भी सबूत सीधे जोडियक तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद उसका एक और कोड मैसेज आया 340 सिंबल्स का। उसको भी पढ़ लिया गया लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसके पास नहीं पहुंच पाई। इतने सबूत मिलने के बाद आखिरकार जोडियक के पास पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वह हर हमले के बाद अपने तरीके को बदल लेता था। कभी उसने बंदूक का इस्तेमाल किया, कभी चाकू का, कभी उसने सुनसान जगह को चुना तो कभी भीड़ वाली जगह को। वह पुलिस को चिट्ठियां तो भेजता था लेकिन कभी भी ऐसी चीज को नहीं छोड़ता था कि पुलिस उसके पास जा सके। उस समय फोरेंसिक तकनीक भी इतनी मजबूत नहीं थी और जो भी सबूत मिले थे वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा भी नहीं कर रहे थे। सालों तक कई लोगों पर शक किया गया लेकिन किसी के भी खिलाफ इतने सबूत नहीं मिले
जिसे जोडियक कहा जा सके। यही वजह रही कि लगभग 5 दशक बीत चुके हैं, जोडियक किलर की पहचान अभी भी मिस्टीरियस ही बनी हुई। लेकिन इसकी कहानी का अंत यहीं पर नहीं होता है, क्योंकि जोडियक किलर आज भी रहस्यों में जिंदा है। एक ही सवाल सबके सामने आता है कि आखिरकार जोडियक कौन था।